और ये वो करप्शन के चार्जेस हैं जो 100 से ज्यादा करप्शन के चार्जेस हैं जो बीजेपी ने लगाए थे पेमा खांडू के ऊपर में, और पूरी डॉक्यूमेंटेड करी है इन्होंने। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको दिखाऊं, करप्शन प्रैक्टिस ऑफ श्री पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर, पूरे आरटीआई का डेटा, कम से कम 1000 पेज का ये बुकलेट, ब्लैक एंड व्हाइट में, कोई सुनवाई नहीं 5 महीने से। तीसरी चीज मैं दिखाऊं, आप ये देखिए, डिटेल्स ऑफ इलीगल अपॉइंटमेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रो पावर अंडर पेमा खांडू गवर्नमेंट। घोटाले का ये आरोप लगा रही है, लेकिन सबूत के भारत एक गरीबों का देश और चुनती है करोड़पति को, तो वो करोड़पति गरीबों का दर्द क्या समझेगा? ये सवाल है उन गरीब लोगों के लिए जो वोट देते हैं। 80 करोड़ जनता जो 5 किलो अनाज पे टिकी होती है, वो चुनती है 100-200 करोड़ के संपत्ति। गूंगापन बीमारी छा गया है, बहरापन छा गया है, अंधापन छा गया है। कोर्ट में जाइए, अगर आंकड़ों की बात करें तो इसी देश में अलग अलग न्यायालय में 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो करीब करीब 25,000 केस ऐसे हैं जो 10 साल से ज्यादा हो गए पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, और वो केस सुप्रीम कोर्ट में जब कब तक पहुंचा होगा, कितने साल लगे होंगे, ये आप कल्पना कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। करीब करीब 40,000 से ज्यादा केस पेंडिंग, 5 साल से ज्यादा 40,000 केस पेंडिंग है। इस देश में आम जनता किसी के खिलाफ कोई चार्ज लगा दे तो उसको न्याय पाने के लिए उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, उसके बेटे पोते तक लड़ते रहते हैं, लेकिन फैसला नहीं हो पाता। तभी तो लोग चौड़े होकर कहते हैं चले जाओ कोर्ट में। अगर हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था ऐसी हो जाए कि न्याय लोगों को तुरंत और सस्ती मिलनी शुरू हो जाए, तो यकीन मानिए कोई भी जुर्म करने से पहले देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का काम क्या सिर्फ विपक्ष पे ही रेड डालना रह गया है? जिस सीबीआई को पहले तोता बुलाते थे 2014 से पहले, इसी बीजेपी के कई सारे लोग आरोप लगाते थे, उसी सीबीआई डिमांड की तो यह मांग कर रही है आज, और पूरे सबूत के साथ बैठी हुई है। आखिर उस जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ में ये चार्जेस लगा रही है पेमा खांडू के खिलाफ में, आखिर उसको सरकार चेक कराने में हिचक क्यों रही है? हिचक इसलिए रही है कि मैंने कहा ना, देश में 2 राजनीति चल रही है। आज के डेट में जुर्म करने वालों का यह देखा जाता है कि ये किस पार्टी से है, जुर्म करने वालों की जाति देखी जाती है, जुर्म करने वालों की धर्म देखी जाती है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और मुझे कहना पड़ेगा कि हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था में एक आम आदमी को न्याय पाना इतना मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग का फीस देने में उसकी घर के जर जमीन सब बिक जाने की नौबत आ जाती है। तो क्या वो आम आदमी किसी बड़े लोग के खिलाफ में किसी बड़े कोर्ट में जा सकता है? नमस्कार, मैं इस वक्त खड़ा हूं रामलीला मैदान में। वो रामलीला मैदान जहां पे आपको याद होगा, खास करके अन्ना आंदोलन, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन ने पूरी सरकार पलट के रख दी। जो आज के वक्त में गद्दी पे आसीन है बीजेपी सरकार, उस आंदोलन के बदौलत बीजेपी सरकार गद्दी पे आ जाती है। वो अन्ना आंदोलन में पीछे से सपोर्ट किस पार्टी का था, ये भी सब जानते हैं। कौन से एनजीओ थे और बीजेपी की कौन आरएसएस थी, बीजेपी थी, और कौन कौन था, इस बात को बखूबी लोग अब जानते हैं। लेकिन आज उसी रामलीला मैदान में मेरे साथ जो ये महिला खड़ी हैं, ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन से बिलोंग करती हैं, टोको शीतल जी। टोको शीतल जी पिछले 5 महीने से दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार मतलब ये अरुणाचल प्रदेश में जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, उनके खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार का आरोप सबूतों के साथ लगा रही हैं। दिल्ली के इस कड़कड़ाती ठंड में 6 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर, 5 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन ये लड़ाई अपनी बखूबी लड़ रही हैं। मैं आपको एक चीज यहां सबसे पहले दिखाना चाहता हूं। इनके पास पूरी फहरिस्त है, कम से कम 500 पेज की ये किताब है, और इस ये जो इन्होंने बाइंडिंग कराई है, करप्शन प्रैक्टिस ऑफ श्री दोरजी खांडू द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड श्री पेमा खांडू द करंट चीफ मिनिस्टर। और ये वो करप्शन के चार्जेस हैं जो 100 से ज्यादा करप्शन के चार्जेस हैं जो बीजेपी ने लगाए थे पेमा खांडू के ऊपर में, और पूरी डॉक्यूमेंटेड करी है इन्होंने। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको दिखाऊं, करप्शन प्रैक्टिस ऑफ श्री पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर, पूरे आरटीआई का डेटा, कम से कम 1000 पेज का ये बुकलेट, ब्लैक एंड व्हाइट में, कोई सुनवाई नहीं 5 महीने से। तीसरी चीज मैं दिखाऊं, आप ये देखिए, डिटेल्स ऑफ इलीगल अपॉइंटमेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रो पावर अंडर पेमा खांडू गवर्नमेंट। घोटाले का ये आरोप लगा रही है, लेकिन सबूत के साथ में, कोई सुनवाई नहीं। तीसरी किताब, ब्रीफ डिटेल्स ऑफ श्री पेमा खांडू द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सब्जेक्ट
उन्होंने कोई पब्लिक मीटिंग नहीं की और सारा आरटीआई का डेटा इसमें है, क्योंकि जितने अपॉइंटमेंट आज तक हुए हैं वो कोई भी पब्लिक के साथ इंटरेक्ट नहीं किया उन्होंने, ना ही किसी पब्लिक के सवाल का जवाब दिया। ऐसे ऐसे सैकड़ों किताबें, मैं 4-5 किताब छांट के आपको दिखाना चाहता हूं। ब्रीफ डिटेल्स ऑफ PIL नंबर 65/2015, मिसयूज ऑफ पावर एंड पोजीशन ऑफ श्री दोरजी खांडू, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, एंड श्री पेमा खांडू। उन्होंने अपने पद का क्या दुरुपयोग किया, उसके पूरी लिस्ट है और यह भी पूरी डॉक्यूमेंटेड है ब्लैक एंड व्हाइट में। और एक और किताब दिखाऊंगा, करप्शन प्रैक्टिस ऑफ श्री दोरजू खांडी, खांडू फादर थे उनके, द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, एंड श्री पेमा खांडू। पेमा खांडू जी, आपको पता हो ना हो, इस देश में मौजूदा जितने मुख्यमंत्री हैं उसमें सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे नंबर पे आते हैं आंध्र प्रदेश के जगन रेड्डी जी के बाद में। ये भारत एक गरीबों का देश और चुनती है करोड़पति को, तो वो करोड़पति गरीबों का दर्द क्या समझेगा? ये सवाल है उन गरीब लोगों के लिए जो वोट देते हैं। 80 करोड़ जनता जो 5 किलो अनाज पे टिकी होती है, वो चुनती है 100-200 करोड़ के संपत्ति वालों का, और जब वो 5 साल बाद मुख्यमंत्री से हट भी गया तो उसकी संपत्ति 5 गुना कम से कम बढ़ चुकी होती है। लेकिन इस वक्त में एक नई धारा चल रही है, जैसे दिल्ली में वो महिला के साथ जो कांड हुए, जिनको गाड़ी से घसीटा गया था, आरोप प्रत्यारोप ये चल रहे हैं क्योंकि उसे बीजेपी के नेता के कुछ सगे संबंधी, बेटा बेटा कोई भी शामिल था, तो वो लड़की सही थी या गलत थी? मुद्दा ये होना चाहिए था कि आखिर जुर्म क्या है, उसकी सजा क्या है। इसी तरह से जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, मैं बराबर कहता हूं डबल इंजन का मतलब है कि डबल भ्रष्टाचार। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हो या उस पर आरोप हो तो उस पर जांच नहीं बैठेगी। आज वही रामलीला मैदान और वही करप्शन के खिलाफ लोग बैठे हैं अरुणाचल से आकर के यहाँ पे 2000 किलोमीटर के करीब की पैदल यात्रा, कोई सुनने वाला नहीं है। मैडम मुझे एक चीज बताइए, इतने सारे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है आपके पास में, 5 महीने हो गए, आज जिस रामलीला मैदान में आप बैठी हैं वो रामलीला मैदान गवाह है कि करप्शन का मुद्दा बना बना के किस तरह से सरकारें पलट गई। तो आखिर अरुणाचल की जनता, ये संदेश उनको मिल रहा है कि किस तरह से बहरी गूंगी सरकार हो चुकी है। जो डॉक्यूमेंटेड करप्शन का चार्जेस आप लगा रहे हैं, सुनने को राजी नहीं है कोई, खास करके मोदी सरकार में। इस पे तो अरविंद जी ये कहते हैं कि अगर आपके पास इतने पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स है तो आप कोर्ट जाइए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आप कोर्ट जाइए, करप्शन है तो कोर्ट जाइए, आप वहाँ पे धरना करके आपको क्या मिलेगा? ये मुझे वहाँ की अरुणाचल के सरकार वाले कहते हैं। तो अरविंद जी, कोर्ट में भी कई लोग गए हुए हैं और आयरनी ये है कि कोर्ट में एक बार दाखिला करने के बाद बस तारीख पे तारीख लगता है। इसीलिए हम लोग एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट करके मोदी जी से हम ये उनके नज़र में ये लाना चाहते थे, उनके नोटिस में, कि अरुणाचल में चल क्या रहा है। लेकिन मोदी जी पिछले 5 महीने से मोदी जी का गूंगापन बीमारी छा गया है, बहरापन छा गया है, अंधापन छा गया है। कोर्ट में जाइए, अगर आंकड़ों की बात करें तो इसी देश में अलग अलग न्यायालय में 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो करीब करीब 25,000 केस ऐसे हैं जो 10 साल से ज्यादा हो गए पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, और वो केस सुप्रीम कोर्ट में जब कब तक पहुंचा होगा, कितने साल लगे होंगे, ये आप कल्पना कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। करीब करीब 40,000 से ज्यादा केस पेंडिंग, 5 साल से ज्यादा 40,000 केस पेंडिंग है। इस देश में आम जनता किसी के खिलाफ कोई चार्ज लगा दे तो उसको न्याय पाने के लिए उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, उसके बेटे पोते तक लड़ते रहते हैं, लेकिन फैसला नहीं हो पाता। तभी तो लोग चौड़े होकर कहते हैं चले जाओ कोर्ट में। अगर हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था ऐसी हो जाए कि न्याय लोगों को तुरंत और सस्ती मिलनी शुरू हो जाए तो यकीन मानिए कोई भी जुर्म करने से पहले 10 बार सोचेगा। कोर्ट में तो आपकी 50 साल 60 साल लड़ते रहेंगे, तब तक ना पेमा खांडू रहेंगे ना कोई और आ जाएगा, फायदा क्या होगा उस चीज से? इसीलिए तो अभी पिछले 12-13 साल से तो पेमा खांडू के खिलाफ केस पेंडिंग है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है, उस पर कोई फैसला नहीं आता है। और कई सारे संगठन अरुणाचल प्रदेश से पहले से ही कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम वैसे हम गरीब लोग हैं, हम अपने आप को भी ठीक से नहीं, अपनी देखभाल नहीं कर पाते, तो कोर्ट के इतने महंगे महंगे फीस हम कैसे अफोर्ड करेंगे? और इतनी मतलब हमें इतनी पेशेंस नहीं है कि जैसे आप बोल रहे हो 100 साल तक हम वेट करें। 100 साल तक वेट करें। अरुणाचल प्रदेश, आप सोचिए कि वहां से चल के आकर के और सरेआम करप्शन के चार्जेस सबूत के साथ लगा रही हैं। इस देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का काम क्या सिर्फ विपक्ष पे ही रेड डालना रह गया है? जिस सीबीआई को पहले तोता बुलाते थे 2014 से पहले, इसी बीजेपी के कई सारे लोग आरोप लगाते थे, उसी सीबीआई डिमांड की तो यह मांग कर रही है आज।
और पूरे सबूत के साथ बैठी हुई है। आखिर उस जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ में ये चार्जेस लगा रही है पेमा खांडू के खिलाफ में, आखिर उसको सरकार चेक कराने में हिचक क्यों रही है? हिचक इसलिए रही है कि मैंने कहा ना, देश में दो राजनीति चल रही है। आज के डेट में जुर्म करने वालों का यह देखा जाता है कि ये किस पार्टी से है। जुर्म करने वालों की जाति देखी जाती है, जुर्म करने वालों की धर्म देखी जाती है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और मुझे कहना पड़ेगा कि हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था में एक आम आदमी को न्याय पाना इतना मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट के एक हियरिंग का फीस देने में उसकी घर के जर जमीन सब बिक जाने की नौबत आ जाती है। तो क्या वो आम आदमी किसी बड़े लोग के खिलाफ में किसी बड़े कोर्ट में जा सकता है? मैडम, ये रामलीला मैदान गवाह है। और जिस करप्शन की चार्ज लगा के आज आप बैठी है, और अरुणाचल की जनता भी तो देख रही होंगी, आखिर रास्ता तो यही बचता है कि वहां पे सरकार को हटाने के लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा वहां पे। यानी कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी यहां पे बनी, आज की डेट में तो यही हो रहा है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। वो कहते हैं अगर तुम्हें इतना शौक है, इतना ताकत है, तो चुनाव लड़ लो। ये तो कह रहे वो लोग। हमारे अरुणाचल प्रदेश का एक विधायक है, वो पूर्व मुख्यमंत्री का सुपुत्र है, श्रीमान मुच्चू मित्ती जी। उन्होंने तो हमें लाइव टीवी डिबेट पे ओपन चैलेंज किया है कि अगर आप हमारे सरकार से नाखुश हैं तो आप आ जाओ मैदान में, चुनाव लड़ो, अपना सरकार बनाओ और फिर आप अपनी नीतियों के अनुसार राज्य को चलाओ। ये इसलिए वो हमें चुनौती दे रहे हैं कि उनको इस बात का अभिमान है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं और उनके पास इतने पैसे हैं कि वो अपने पैसों से गरीब, लाचार, मजबूर लोगों को खरीद फरोख्त करके उनका कुछ भी वो उल्टा सीधा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। और हम जैसे गरीब आम जनता चाह करके भी चुनाव इसलिए नहीं लड़ सकते क्योंकि हमारे पास उनके बराबरे के, उनके मुकाबले के धनराशि नहीं है। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने और बिल्कुल सही कहा। जिस एमएलए के चुनाव के लिए उदाहरण के तौर पे किसी सीट पे 22 लाख रुपए लिमिट है खर्च करने के, उस सीट पे 100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वो पैसे किसके और कहां से आते हैं? जिस एमपी के सीट पे चुनाव लड़ने के लिए मान लीजिए 72 लाख 70 लाख रुपए लिमिट है वो आज की डेट में, वहां पे 500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। क्या इस लोकतंत्र में एक आम आदमी आज के वक्त में चुनाव लड़ सकता है? और जिस वक्त में पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया पे सवाल उठते हैं, चुनाव आयुक्त पे सवाल उठते हैं, चुनाव की पूरी प्रक्रिया पे सवाल उठते हैं, पैसा, पावर, चुनाव आयोग और एडमिनिस्ट्रेशन, सब चीज जब एक ही पार्टी को चुनाव जिताने में लग जाए तो एक आम आदमी की क्या मजाल कि चुनाव लड़ ले। तो चैलेंज करने का मतलब कहीं ये तो नहीं कि चुनाव लड़के दिखाओ, क्योंकि जीतने तो वो देंगे नहीं, चाहे पैसा हो, पावर हो, पुलिस हो, चुनाव आयोग हो, ये सब तो उसके हाथ में है। आखिर एक आम आदमी, बिल्कुल सही कहा, कैसे चुनाव लड़ेगा? लेकिन ये जो समस्या है इसका समाधान कैसे निकलेगा? ये तो खाली अरुणाचल में नहीं है, हर जगह करप्शन है और कोई सुन नहीं रहा। मैडम, तो एक बात बताइए, आम जनता इसके लिए क्या कर सकती है? यही कर सकती है कि इस जो तानाशाह सरकार है उसके खिलाफ रोड पे उतर के खुद ही अपनी सरकार बनाए, जनता को समझाए। आपको तो कोई मीडिया भी नहीं दिखाएगा। यही है, अभी आखिरी विकल्प यही बचता है कि देश के जनता को अपने हक के लिए, अपने हित के लिए सड़कों पे आना ही पड़ेगा और देश की जनता को मामूली लोभ को त्यागना ही पड़ेगा। कुछ घंटों के लिए, कुछ क्षण के लिए थोड़ा बहुत आरामदायक 10-500 रुपया या फिर कुछ भी हो उनको दिया जाता है, या मदिरा दिया जाता है, या मांस मच्छी दिया जाता है। उन सब लोभ लालच को त्याग करके अच्छी सरकार बनाने की देश की जनता को अपने आप में ही उनको संकल्पबद्ध होकर के उनको डिसीजन लेना पड़ेगा, और नहीं तो देश की दिशा बहुत ही अलग ओर जा रहे हैं। हमें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकेगा। अगर हम खुद को बचाने के लिए खुद ही अपनी अगर हम रक्षक नहीं बने तो हमें बर्बाद करने के लिए अंग्रेज तो खैर जुल्म करते थे अंग्रेज, लेकिन अंग्रेज जुल्म करते करते अंग्रेज को खदेड़ दिया हमारे देश के वीर जवानों ने। हमारे बापू महात्मा गांधी जी ने उनको भगा दिया, मजबूर कर दिया उनको देश छोड़कर भागने के लिए। लेकिन अंग्रेज ने अपना छाप छोड़ के गया है कि भ्रष्टाचार कैसे करना है, और देश छोड़कर अंग्रेज भागे तो देश के गरीबों का कोई भला नहीं हुआ है। अगर भला हुआ है, देश के उन अमीरों का भला हुआ है जो अंग्रेजों के चापलूसी करते थे। वही आज सत्ता में बैठे हैं, वही लोग आज सरकार बना रहे हैं, वही लोग आज हम जैसे गरीब देशवासियों के
खून पसीने को वो लोग पी रहे हैं और हमारी अस्मिता, हमारी आबरू इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने आबरू इज्जत की बात करी, आप पे भी प्रेशर आता होगा, धमकाने की, डराने की कोशिश की जाती है। पीछे आप पे आरोप लगा था, एक गलत आरोप आप पे लगाया गया था, तो प्रेशर आता है अभी भी कि हट जाओ वहाँ से, नहीं तो तुम्हें ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ आता होगा? हर हथकंडे उन्होंने अपना लिया, साम दाम दंड भेद सब कुछ उन्होंने प्रयोग करके देख लिया, फिर भी मैं तस से मस नहीं हुई। तो अब ये लोग एक गलत प्रोपोगेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने स्पीच में बताया, मुझे श्रीमान राहुल गांधी जी का एक पत्र मेरे पते पर आया, मेरे दिल्ली वाले घर के पते पर, कि भारत जोड़ो यात्रा में मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम छेड़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, और हम भी भारत को इकट्ठा करने के लिए, एक भारत बनाने के लिए, अखंड भारत बनाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा आइएगा बोल के उन्होंने हमें आमंत्रण दिया। तो उस आमंत्रण को हमने सोशल मीडिया अपने ऑफिशियल पेज से हमने अपलोड किया, ताकि सबको पता चले कि राहुल जी ने चिट्ठी भेजा है। उसके ऊपर अभी वो लोग ये प्रोपोगेंडा बना रहे हैं। ये हुई ना बात, पीछे से कांग्रेस का हाथ है। भाई राहुल जी ने सिर्फ मुझे पत्र नहीं लिखा, उन्होंने कई सारे सोशल एक्टिविस्ट को पत्र लिखा। उसके बाद में अगर राहुल जी कितने वो प्रतिज्ञाबद्ध है देश को बचाने के लिए, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन हमने अपने जवाब में लिखा कि अब हम जो है यहाँ रामलीला मैदान में डटे हुए हैं दिल्ली में, तो हमारे पास इतनी पर्याप्त समय नहीं है कि आपकी यात्रा में हम ज्वाइन कर सके। फिर भी आपका शुक्रिया, आपने हमें याद किया। यही हमने उनको शुक्रिया अदा करते हुए हमने अपना जवाब लिखा। तो इस पर अभी ये लोग गंदी राजनीति ये कर रहे। पहले तो मेरे चरित्र के ऊपर कीचड़ उछाला, उसके बाद में मुझे गंदा बिजनेस करने वाला, देह व्यापार चलाने वाला, गिरोह चलाने वाला, सेक्स रैकेट ऑपरेटर बताया, वो भी नाकाम हो गई। गंदी गंदी हर वो हटकंडे अपनाने के बाद अभी ये लोग जो है हमारा नाम राहुल जी के साथ जोड़ना चाहते हैं। इस देश की राजनीति अजीब हो गई है, माहौल अजीब चल रहा है। अगर आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो ये फलाने पार्टी की है, वो फलाने ढिमकाने पार्टी की है। ये सब बातें 2014 से पहले कहाँ होती थी? जब बीजेपी आवाज़ लगाती थी तो कहाँ कहते थे कि ये नाटक कर रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज के वक्त में एक तो आवाज़ को दबाया जा रहा है, इनको भी परमिशन नहीं दिया जा रहा, कई बार जंतर मंतर पे मुश्किल आ रही है। ये भी यहाँ पे अपने लोगों के साथ बैठी हुई है, कभी परमिशन मिलता है कभी नहीं मिलता है, पैसे भी खर्च करिए, सब कुछ हो रहा, लोग भी यहाँ डटे हुए हैं इनके। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज के वक्त में जनता आवाज़ उठाने लायक बच गई है या उनको रहने दिया गया है? जनता आवाज़ हर जगह उठा रही है, लेकिन उनके आवाज़ को ना दिखाना, और ना दिखाने की वजह यह है कि जो गोदी मीडिया में तब्दील हो चुकी है चौथा स्तंभ, वो तो सरकार के चाटुकारिता में इतनी लीन हो चुकी है कि जनता की आवाज़ उसको दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि अरुणाचल की जनता क्या इस बात को देख रही है कि उनके लिए जो लड़ रही है महिला, यानी कि टोको शीतल जी, यहाँ पे 5 डिग्री 6 डिग्री टेम्परेचर में भी पूरे 5 महीने से अब डटी हुई है, और साफ तौर पर इनका कहना है कि जब तक वहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ जांच के आदेश नहीं लगी, तब तक ये यहाँ से जाने वाली नहीं है। हर नागरिक को अपनी लड़ाई लड़नी होगी ताकि वो सरवाइव कर सके और इसी लोकतंत्र को बचाने में अपनी योगदान दे सके। नमस्कार।